नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास जो हमारे इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर है आपका 8 है, जिसका नाम है भारत और पड़ोसी देश तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूँ, एनिमेशन के थ्रू था, लेकिन ये जो वीडियो है एनिमेशन के थ्रू नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाटा दे रखा है, डाटा ही डाटा है। ठीक है, और उन डेटाओं को हम जो जब विश्लेषण के लिए यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से एनिमेटेड वीडियो बनाना सही नहीं था। इस वजह से मैंने इस पार्ट को एनिमेटेड वीडियो फॉर्म में नहीं रेडी किया है। आप सभी को पीडीएफ के थ्रू, जो आपका जो बुक है, बुक के पीडीएफ के थ्रू ही समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा कुछ समझाने लायक बचा नहीं है। जो भी चीज़ें मेरे को लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को समझाना ज़रूरी है, मैं उन सभी चीज़ों को आपको समझाता हुआ चलूँगा। उम्मीद करता हूँ इंडियन इकोनॉमी में आप पूरे मार्क्स लेके आएंगे। इंडियन इकोनॉमी वाली जो हमारी बुक है उसमें आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं, एक नंबर भी नहीं कटने वाला, क्योंकि पूरा प्ले लिस्ट बना दिया है। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई इकोनॉमिक्स का भी जो आपका एक बुक है इंडियन इकोनॉमी वाली, उसको तो कम से कम ख़त्म करवाऊँगा ही, और वो काम मैंने बखूबी कर दिया है। ठीक है, तो इसी बात पर आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में जहाँ तक हमने समझा था उसके आगे की हम टॉपिक की बात करेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे भारत चीन पाकिस्तान का अनुभव एवं उपलब्धियों की हम बात करेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो भी डेटा है उसके थ्रू तीनों ही देशों के बीच में जो जनसांख्यिकीय संकेत है उसके बारे में हम बात करेंगे। उनके सकल घरेलू उत्पाद का जो विकास है उसकी हम बात करेंगे, और मानव विकास के जो संकेत है उसमें इन तीनों देश कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देखेंगे कि सबसे पहले जनांकीय संकेत यहाँ पे दे रखा है। तो जनांकीय संकेत का मतलब क्या है? जनसंख्या का जो विस्तार है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे इसमें हम क्या क्या देखिए, यहाँ पे डेटा भी दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बता रखा है। जैसे कि सबसे पहले अनुमानित जनसंख्या की बात कर रखी है कि किस देश में कितनी जनसंख्या है। ये वैसे इस समय का डाटा नहीं है, 2017-18 का डाटा है। अभी तो डाटा चेंज हो चुका है। आपको पता है कि टॉप पे इंडिया आ चुका है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुमानित जनसंख्या की अगर आप बात करेंगे तो मिलियंस में दे रखा है, और भारत में कितना है? 1352 मिलियन है ना। चाइना की बात करेंगे तो 1393 मिलियन दे रखा है, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो 212। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसे तो अभी जनसंख्या के मामले में भारत ने चाइना को भी पछाड़ दिया है, ये बात अब आप सभी को मालूम है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की आप बात करेंगी, मतलब हर साल में कितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.03 है भारत में। चाइना की बात करेंगे तो चाइना में कम है ये, हाँ, चाइना में 0.46 है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तीनों देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? पाकिस्तान की है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि इंडिया की है भाई, है ना। 455 है प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देखेंगे कि चाइना का 148 है, तो चाइना का मतलब डबल से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का 275 है प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी मतलब भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लिंग अनुपात की बात करेंगे। लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो इसमें आप देखेंगे भारत में है 924, चाइना में 949, और पाकिस्तान में देखेंगे तो 943। तो इसमें भी भारत जो है वो काफ़ी पीछे है। प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या भारत में सबसे कम है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया स्थिति वैसे चाइना की है, और उसके बाद पाकिस्तान में भी फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन तीनों ही देशों में आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा नहीं है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या तीनों में ही कम है। तो यहाँ पे पुरुष मतलब एक तरीके से जो भेदभाव को दर्शाता है कहीं ना कहीं। और किस तरीके से आपको पता है कि पाकिस्तान की बात कर ले, भारत की बात कर ले, चाइना में भी यही चीज़ होता होगा कि भ्रूण हत्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। प्रजनन दर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे प्रजनन दर में पाकिस्तान सबसे आगे है, उसके बाद इंडिया है, और उसके बाद चाइना है। ठीक है, शहरीकरण की आप बात करेंगे तो शहरीकरण में भी सबसे आगे कौन निकल जाता है भाई? चाइना निकल जाता है। भारत यहाँ पे सबसे कम शहरीकरण है, मतलब शहरों की संख्या कम मात्रा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा था जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की, और यही चीज़ को यहाँ नीचे समझा भी रखा है। जो हमने ऊपर
अभी जो हमने डेटा देखा है, जो ये इंडेक्स देखा है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी समझाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जनांकीय संरचना को समझ चुके होंगे। अब हम आगे बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। हम जीडीपी के विकास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के आकार की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले अर्थव्यवस्था के आकार की हम बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, और जीडीपी का लगभग 22.5 ट्रिलियन मतलब अमेरिकी डॉलर है इसका, ठीक है। इसके अलावा 9.0.3 ट्रिलियन जो है वो भारत का है। जीडीपी का आकार की मैं बात कर रहा हूँ, जीडीपी के आकार की बात कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के आकार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी के अलावा अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे तो 0.94 ट्रिलियन है, जो कि भारत से लगभग भारत के जीडीपी का लगभग 11% है पाकिस्तान का, ठीक है। देख सकते। तो सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर की अगर आप बात करेंगे तो 1981 से 90 के दौरान यहाँ पे जो डाटा है उस डाटा को लिया गया है। तो चाइना का लगभग 10.3% रहा है ना। और जबकि भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत का कितना है, भारत तथा पाकिस्तान का यहाँ पे दे रखा है ना। तो भारत का आपका एक सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत का जो दे रखा है 5.7 दे रखा है, पाकिस्तान का 6.3% दे रखा है। इस दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो भारत से आगे है ना। इस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, इस समयकाल की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि 2015 और 17 की अगर बात करेंगे तो चीन तथा पाकिस्तान का जो समृद्धि दर है उसमें गिरावट आई है और भारत ने मामूली बाजी मार ली है, ठीक है। इस समयकाल की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे कुछ बता रखा है, कुछ कारण बता रखा है कि चीन अभी जैसे चाइना की बात करेंगे आप और पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो विकास की दर है उसमें गिरावट देखने को मिला है। उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण चीन के जो उत्पादित जो वस्तु है उसकी मांग घट गई है ना। चीन में जो घरेलू मांग है उसमें भी गिरावट आई है क्योंकि लोगों में बचत की जो प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। समय के साथ साथ वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़े हैं, आर्थिक अपराध वगैरह जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और चीन के लोग जो है वो उच्च मजदूरी वाले रोजगार के अवसर तलाशने लगे हैं। इससे कुशल श्रम का बड़े पैमाने पर शेष विश्व की ओर पलायन हो रहा है। मतलब वहाँ से चाइना से भी बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पर्यावरण की भी हानि देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जो वृद्धि दर है, समृद्धि दर है, वो कम हुआ है। पाकिस्तान में समृद्धि दर में गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन यहाँ पे भी दे रखे हैं। जैसे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ साथ घरेलू निवेश में भी गिरावट देखने को मिल जाता है, जो कि जीडीपी पर कहीं ना कहीं बुरा असर डालता है। इसके अलावा वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है ना, अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, आतंकवाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी वहाँ पे जीडीपी का जो विकास है वो निम्न होता जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस पॉइंट्स को भी समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक और बॉक्स दे रखा है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का कितना योगदान है और कार्यबल का कितना % जो है वो किस क्षेत्र में काम करता है, ये डाटा दे रखा है। तो आप इस डाटा से आप किस निष्कर्ष पे निकलते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है, जैसे कि आप भारत में बात करोगे तो कृषि क्षेत्र का 16% है, उद्योग क्षेत्र का 30% है और सेवा क्षेत्र जो है, जो तृतीय क्षेत्र है आपको पता है, तो उसका 54% है। चाइना में आप देखेंगे कृषि क्षेत्र का मात्र 7% है, उद्योग क्षेत्र का 41 और सेवा क्षेत्र का 52 है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो कृषि में सबसे ज़्यादा है 24, उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है 19% और आपका 57% है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये और आगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या बता रखा है, कार्यबल की हिस्सेदारी बता रखी है। मतलब कार्यबल का मतलब आप सभी को पता है कि जो वास्तव में काम कर रहे हैं, है ना। तो उनकी जनसंख्या, अगर कार्यबल की संख्या की आप बात करेंगे तो देखिए 43% हमारे इंडिया में कृषि क्षेत्र में कार्यबल लगा हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में हमारा कार्यबल लगा हुआ है। उद्योग धंधे में कितने % लगे हुए हैं 25% और 32% हमारा सेवा क्षेत्र में आ जाता है। चाइना की अगर आप बात करोगे तो चाइना का है 26% कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में है 28%, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में आपका कितना है 46%, ठीक है। पाकिस्तान की अगर आप बात करोगे तो 41% है कृषि क्षेत्र में, 24% है आपका उद्योग क्षेत्र में और 35% है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कार्यबल के आकार के बारे में बता रखा है कि कार्यबल का आकार नहीं, मतलब कार्यबल का हिस्सा कहाँ काम कर रहा है, किन क्षेत्रों में लगा हुआ है, ठीक है।
देखिए मानव विकास के संकेतक की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो किसी भी देश में मानव का विकास को मापने के लिए मतलब बहुत सारे चीज़ें होती है जिसको देखा जाता है, जैसे कि जीवन प्रत्याशा कितना है। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक एज तक जीने वाले लोगों की संख्या कितनी है ना। तो जीवन प्रत्याशा जितना अधिक होगा वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाएगा, है ना। प्रौढ़ साक्षरता दर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये जितना अधिक होगा उतना बढ़िया माना जाता है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, अगर निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जितनी अच्छी होगी वो देश उतना ही ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। शिशु मृत्यु दर की बात कर लोगे, जितना कम होगा, शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है कि एक साल के दौरान क्या होता है कि 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर जो है वही शिशु मृत्यु दर कहलाती है ना। तो ये जितना कम होगा उतना ही बढ़िया है। मातृ मृत्यु दर, जो माता बनते समय जो माताओं की मृत्यु हो जाती है ना, वो जितना कम होगा वो बढ़िया है। स्वस्थ जल पाने वाली संख्या का प्रतिशत जितना अधिक होगा उतना ही बढ़िया है। कुपोषित जनसंख्या का प्रतिशत जितना कम होगा उतना अच्छा है ना। बेहतर साफ सफाई सुविधा मिलने वाली जो जनसंख्या है, जितना अधिक जनसंख्या को बेहतर साफ सफाई की सुविधाएं मिल रही है वो उतना ही बढ़िया है ना। तो यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, इस डाटा का विश्लेषण आप खुद कर लेना और आप अनुमान लगा लेना कि भाई कौन सा देश सबसे आगे है। HDI जो मतलब मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है ये इंडेक्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप पता कर लो कि कौन सा देश ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आखिरी टॉपिक देखेंगे कि निष्कर्ष निकाल रखा है। तीनों ही देशों ने जो विकास के लिए जो नीतियाँ बनाई थी, अपनी अपनी नई आर्थिक नीति लेके आए, है ना। जैसे कि 1978 में आपको पता है चाइना की नई आर्थिक नीति आ गई थी, पाकिस्तान की 1988 में, इंडिया की 1991 में, है ना। तो पूरा मतलब एक हम निष्कर्ष के तौर पे पहुंचते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने अपने विकास की पॉलिसी अपनाई थी, क्या क्या कदम उठाए और किस तरीके से उन्होंने अपने GDP को एक विकास की पटरी पे लेके आया। तो जैसा कि आपको पता है कि चाइना की जो विकास समृद्धि की जो गति है वो 1978 में जब उसकी नई आर्थिक नीति आई थी उसी के बाद देखने को मिलता है। और इसने ये नीतियाँ स्वतंत्र रूप से अपनाई थी, ना तो विश्व बैंक और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इनको कोई हेल्प मिला था, कोई उन्होंने डिमांड इससे किया था। इसके अलावा इन्होंने माओवादी जो विचारधारा है उसको उन्होंने त्याग दिया था, क्योंकि माओवादी का मानना यह था कि भाई अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, निजी क्षेत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। इस चीज़ को 1978 में समाप्त कर दिया गया और बहुत सारी नीति अपनाई, जैसे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चलाया गया, है ना। बड़े पैमाने पे भूमि सुधार किए गए, हर घर के पीछे उद्योग धंधे स्थापित किए गए जिससे कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। सेज का निर्माण किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जिससे कि FDI को बढ़ावा मिला, यानी कि बाहर से बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आके अपनी कंपनियां लगा सकते थे और इससे FDI में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, पाकिस्तान की अगर आप बात कर लो तो पाकिस्तान ने, आप सभी को पता है कि 1988 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो गतिहीन रही, है ना। और वहाँ पे सुधार का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। निर्धनता का अनुपात काफ़ी ज़्यादा रहा है। GDP की समृद्धि दर जो थी वो और पहले से घट गई है। ठीक है, तो वैसे तो जब 1988 में नई आर्थिक नीति आई थी तो उस समय के आसपास आप देखेंगे कि उसका फ़ायदा ज़्यादा बढ़िया नहीं मिल पाया, पाकिस्तान को निराशाजनक विकास रहा। लेकिन अभी जो 17-18 में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो GDP है उसमें मतलब थोड़ा सा उछाल दर्ज किया गया है। ठीक है, अगर आप भारत की बात करेंगे तो अगर हम जैसे इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया की जो मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, आप सभी को पता है 1991 में आई थी। उससे पहले हमने जो नियोजन का जो तरीका अपना रखा था उसमें हमने सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था और निजी क्षेत्र को हमने बहुत कम महत्व दिया था, है ना। लेकिन ये प्लान ज़्यादा लंबे समय तक सही से नहीं चल पाया, इसलिए हमने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी। उसके बाद हमने उद्योगों का निजीकरण कर दिया, है ना। हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई और उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरी देशों के लिए खोल दिया। लेकिन देखो यहाँ पे जो विकास जो है ना तो उतना अच्छा रहा ना उतना ख़राब रहा, मतलब मिला जुला रहा। और आपको पता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं, गठबंधन की सरकार होती है जिसकी वजह से
भारत में जो भी नीतियाँ विकास के लिए बनती है उसमें कई रोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। उन नीतियों का सही से नीतियों को सही से लागू नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से विकास जो है वो मंद पड़ जाता है। ये बात आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो लोक कल्याण के लिए बहुत सारी नीतियाँ चलाती रहती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चैप्टर समझ, जो भी मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। बाकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का इको का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, है ना। और जितना मैंने पढ़ाया है इंडियन इकोनॉमिक्स में, इंडियन इको वाली जो हमारी बुक है, इंडियन इकोनॉमी वाली जो हमारी बुक है, उसमें से आप पूरे 40 में से 40 नंबर भी लेके आए, या 40 में से 35 कम से कम, तो 40 में से 35 तो कम से कम लेके जरूर आए। ठीक है, बाकी जो दूसरी वाली आपकी बुक है समष्टि अर्थशास्त्र वाली, वो तो मैंने करवाया ही नहीं है, तो आप कहीं और से भी कर, जाहिर सी बात है कि कहीं और से ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।